पवित्र अंकल भीम की मौत पर बहुत ही दुखी होता है, रो रहा होता है और इस घटना के बारे में सोच रहा होता है। वो अंकल भीम को न बचा पाने के लिए खुद को दोषी मानता है और जब उसके पास मौका था तो उन गुंडों को न रोकने का पछतावा करता है। जब वो अपने दुख में खोया हुआ होता है तब मीरा उसे पीछे से बुलाती है। वो सोच में खो जाने के लिए माफ़ी मांगता है और मीरा पवित्र के लिए चिंता जताती है, उसे असाइनमेंट और सपोर्ट देती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि फ्लैश नाम का एक लड़का बीच में आता है और मीरा के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है। मीरा फ्लैश का मजाक उड़ाती है और कहती है कि कोई डी ग्रेड फिल्म में से भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। फ्लैश को देखकर पवित्र डिसअपॉइंट हो जाता है। फ्लैश मीरा का हाथ पकड़ता है और पवित्र का मजाक उड़ाता है और खुद को इंडिया का अगला ग्रेट क्रिकेट स्टार कहता है। जब मीरा गुस्सा होती है तो फ्लैश कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। फ्लैश के बर्ताव से गुस्सा पवित्र उसे पीछे हटने के लिए कहता है। फ्लैश कहता है कि क्या वो अपने अंकल की तरह मरना तो नहीं चाहता। मीरा फ्लैश की बातें सुनकर उसे डांटती है। गुस्से में पवित्र फ्लैश की शर्ट पकड़ता है और गुस्से में टीचर्स के सामने फेंक देता है। पवित्र टेंशन में आ जाता है और फ्लैश से पूछता है कि क्या वो ठीक है और माफ़ी मांगता है। प्रिंसिपल आते हैं और पवित्र के बर्ताव पर निराश होते हैं और कहते हैं कि उन्हें पवित्र से यह उम्मीद नहीं थी। पवित्र समझाने की कोशिश करता है कि फ्लैश ने उसके अंकल के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा। ये सुनकर प्रिंसिपल फ्लैश को अपनी ऑफिस में बुलाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो जानते हैं कि पवित्र ने किसी अपने को खोया है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पास में खड़े कोच पवित्र से कहते हैं कि उसकी वजह से उनका बेस्ट प्लेयर अब हफ्ते के लिए डिटेंशन में चला जाएगा। हालांकि वो पवित्र की थ्रोइंग आर्म की भी तारीफ करते हैं और उसे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करते हैं। मीरा पवित्र की ताकत देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद घूम सकते हैं। पवित्र बहाना बनाकर मीरा को मना कर देता है। शाम को एक बाइक वाला एक बूढ़ी औरत से हार चुरा लेता है जो मदद के लिए चिल्लाती है। जैसे ही बाइक वाला भागने की कोशिश करता है, स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और बीच में ही रोक लेता है। बाइक वाला चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसकी चीख को इग्नोर कर देता है और बूढ़ी औरत को उसका हार वापस लौटा देता है। स्पाइडरमैन फिर बाइकर को लेकर चला जाता है, लेकिन बाइकर चिल्लाना जारी रखता है। स्पाइडरमैन बाइकर को कहता है कि कोई बंदा स्पाइडर कॉस्ट्यूम में आता है और किसी लेडी का नेकलेस वापस दिलवाता है और तुम हो कि सिर्फ चिल्ला रहे हो। जब मैं तुम्हें मुंबई पुलिस के हवाले करूं तो तुम अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में ज़रूर बताना। स्पाइडरमैन को लोगों की मदद करते और शहर के आसपास क्राइम को रोकते हुए दिखाया गया है। मुंबई में घूमते हुए वो दिन भर की इवेंट्स के बारे में सोचता है। उसे फ्लैश के साथ अपना आपा खोने का रिग्रेट होता है, यह जानते हुए कि उसकी शक्तियों के साथ वो उसे सीरियसली हर्ट कर सकता था। वो क्रिकेट प्रैक्टिस में भी अपनी पावर्स को ध्यान से यूज़ करने का सोचता है ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। स्पाइडरमैन सोचता है कि अगर आंट माया को उसकी डबल लाइफ के बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगी। पवित्र अपने दिन के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन जब वो आंट माया को रोते हुए देखता है तो वो रुक जाता है। वो रोते हुए उसे बताती है कि उनका गांव डिस्ट्रॉय हो गया है और कोई भी बच नहीं पाया, वो बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। पवित्र उनसे वादा करता है कि जब तक वो दोनों साथ है तब तक वो अकेली नहीं रहेगी। और पवित्र खुद से वादा करता है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो उसे ढूंढ कर रहेगा। एक बूढ़ा आदमी नलिन ओबरॉय के ऑफिस के बाहर खड़ा है और बढ़ती चिंता के साथ उन्हें बुलाता है। वो कहता है कि नलिन ओबरॉय कई दिनों से बाहर नहीं आया है और हर कोई टेंशन में है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर वो एक भयानक सीन देखता है, एक मरा हुआ पंडित और एक राक्षस, जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर नलिन ओबरॉय उस बूढ़े आदमी को भी मार डालता है। नलिन ओबरॉय अपने अंदर के डीमंस से परेशान है, जो उसे कहते हैं कि वो काली ताकतों को संभालना सीख गया है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। डीमंस उसे कहते हैं कि अब वो उसके मालिक है और उसे याद दिलाता है कि सभी शक्तियों की एक कीमत होती है। ओबरॉय खुद को अकेला छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन डीमंस कहते हैं कि उसकी डेस्टिनी तभी लिखी गई थी जब वो पैदा हुआ था। जब ओबरॉय पूछता है कि वो सब कौन है, तो डीमंस कहते हैं कि वो इस यूनिवर्स की सभी बुराइयों की परछाई है, जिसे एक बार फिर आज़ाद होना है। डीमंस नलिन ओबरॉय को परेशान करना जारी रखते हैं और अपना प्राचीन इतिहास बताते हैं। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले डीमंस पृथ्वी पर आज़ादी से घूमते थे, डिस्ट्रक्शन करते थे और वॉरियर्स को दया की भीख मांगने के लिए मजबूर करते थे। आतंक का ये शासन तब तक जारी रहा जब तक एक महान वॉरियर प्रिंस नहीं आया। ये प्रिंस कई डीमन से लड़ा और उन्हें हराया। उसे देखकर बाकी कई वॉरियर्स उसके रास्ते पर चले और अंधकार का सामना किया। डीमंस और इंसानों के बीच एक महान लड़ाई शुरू हुई, एक ऐसी लड़ाई जो आज तक किसी ने नहीं देखी। ये लड़ाई डीमंस और इंसानों के बीच इंसानियत के भाग्य की लड़ाई थी। आखिर में इंसानियत की पवित्रता और बहादुरी ने डीमंस के अंधेरे पर जीत हासिल कर ली। बचे हुए डीमंस को उस तावीज़ की मदद से कैद कर दिया गया। हजारों सालों से डीमंस वापस लौटने और इंसानियत से अपना बदला लेने के लिए तरस रहे हैं।
फिर वो कहते हैं कि अब उनके बदला लेने का समय आ गया है। डिमंस नलिन को अपना प्लान बताते हैं। 10 दिनों में एक पवित्र त्योहार के ठीक पहले तारे एक रेखा में आएंगे। नलिन को एक पोर्टल खोलने के लिए एक भूली हुई रिचुअल परफॉर्म करनी होगी, जिससे अनगिनत डिमंस पृथ्वी पर अपना कब्जा कर सके। वो उसे अपने प्लान के लिए एक खतरे के बारे में वार्निंग देते हैं। मुंबई में पवित्र प्रभाकर नाम का एक लड़का। नलिन अब अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। सवाल करता है कि क्या वो अपनी खुद की दुनिया को धोखा दे सकता है। डिमंस उसे अपने भाग्य को स्वीकारने के लिए कहते हैं। नलिन अपने भाग्य और पागलपन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए बनाए गए अंधेरे रास्ते को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। पवित्र और मीरा स्कूल पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए होते हैं। मीरा पवित्र को ये बताने के लिए एनकरेज करती है कि उसे क्या परेशानी है और उसे अश्योर करती है कि सुनकर मदद कर सकती है। पवित्र हिचकिचाता है, लेकिन हाल ही में डिस्ट्रॉय हुए गांव के बारे में बताता है। इससे पहले कि पवित्र आगे कुछ समझा पाता, स्कूल की घंटी बजने लगती है। पवित्र जाते हुए कहता है कि वो मीरा से बाद में बात करेगा, खासकर बड़े क्रिकेट मैच के बाद। मीरा मैच देखने और पवित्र का सपोर्ट करने के लिए अपना उत्साह दिखाती है। एक डॉक्टर नलिन की ऑफिस में आता है। ओबरॉय की वापसी पर रिलीफ दिखाता है, लेकिन पवित्र प्रभाकर में उसकी दिलचस्पी पर चिंता जताता है। ओबरॉय अपनी मंगाई हुई इन्फॉर्मेशन मांगता है। डॉक्टर हिचकिचाते हुए बताता है कि पवित्र एक गांव का होशियार लड़का है, जिसे मुंबई में थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिली थी। हाल ही में पवित्र के अंकल की हत्या कर दी गई थी, जिससे वो और उसकी आंट दोनों अकेले रहते हैं। डॉक्टर ये भी बताता है कि इन फोटोज से पता चलता है कि पवित्र की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, पर वो इस बात पर कंफर्म नहीं है। नलिन ओबरॉय पवित्र प्रभाकर की एक तस्वीर की जांच करता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या पवित्र के बारे में ऐसा कुछ है जो उसे एंशियंट या माइथोलॉजिकल रिसर्च से जोड़ सकता है। डॉक्टर कंफ्यूज्ड है। उन्हें लगता है कि पवित्र एक साधारण लड़का है और ओबरॉय से उनके दूसरे काम पर जाने की परमिशन मांगता है। नलिन कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, उसके पास डॉक्टर के लिए एक खास काम है। क्रिकेट स्टेडियम में मैच बहुत ही गंभीर है। हेरिटेज इंटरनेशनल की बैटिंग लाइनअप को जेवियर इंस्टीट्यूट के बॉलर के सामने स्ट्रगल करना पड़ा। जीत के लिए आखिरी बॉल में 4 रन की जरूरत थी। ऐसे में हेरिटेज के नए खिलाड़ी पवित्र प्रभाकर पर बहुत ही प्रेशर है। कमेंटेटर ने कहा कि जेवियर के फास्ट बॉलर मनिल अपनी लिस्ट में एक और विकेट जोड़ने के लिए तैयार है। पिच अब बैट्समैन के फेवर में होने के बावजूद सवाल यह है कि क्या पवित्र चुनौती का सामना कर पाएगा और अपनी टीम के लिए मैच बचा पाएगा। पवित्र ने बॉल को मारा, लेकिन बॉल 9 रन जोन में चली गई, जिससे हेरिटेज इंटरनेशनल की हार हुई। भीड़ पवित्र पर गुस्सा होती है और वो अपनी नई पावर्स और सिर में अजीब सी टिंगलिंग के साथ अपनी निराशा दिखाता है। कोच उसे गेम हारने के लिए डांटता है। जैसे ही कमेंटेटर कुछ अनयूजुअल देखता है, पवित्र देखने के लिए पीछे मुड़ता है। जब पवित्र पीछे मुड़ता है तो वो एक भयानक 6 हाथों वाले मॉन्स्टर को देखता है, जिसके हाथ में एक ट्राइडेंट है, जो नलिन ओबरॉय का डॉक्टर है और डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस का इंडियन वर्जन।